नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दिया। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया गया। भारत की संभावित भूतापीय ऊर्जा क्षमता 10,600 मेगावाट आकी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्यात पर केंद्रित 100 बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन के 5 साल पूरे हुए। आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण यानी DMRR में प्रौद्योगिकी की भूमिका। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा कई हफ्तों तक छात्रों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जो कोटा प्रणाली को हटाने की मांग कर रहे थे। इन विरोध प्रदर्शनों में भारत विरोधी भावनाएं भी देखी गई, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भारत वर्तमान सरकार को समर्थन दे रहा था। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी से भारत सरकार का संपर्क बहुत कम था। साथ ही प्रधानमंत्री के इस्तीफे से बांग्लादेश में राजनीतिक शून्यता और अनिश्चितता पैदा हो गई है। खबर की शुरुआत में भारत बांग्लादेश संबंधों पर इस अनिश्चितता के संभावित प्रभावों के बारे में समझ लेते हैं। पहला प्रभाव है आर्थिक परिणाम। यह अस्थिरता मौजूदा रेल, सड़क, ट्रांसशिपमेंट और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है। इससे काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते में और देरी हो सकती है। अगला है सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासन। पूर्वोत्तर भारत के साथ लगने वाली भू रणनीतिक सीमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि आर्थिक अनिश्चितता, हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते भारत में अवैध प्रवासन हो सकता है। तीसरा प्रभाव है क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं। इस राजनीतिक अनिश्चितता से क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोधी प्रयासों में संभवतः व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रभाव है पड़ोसी देशों के साथ संबंध पर असर। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी और चीन समर्थक मालदीव के बाद अब यह घटनाक्रम भी भारत के पड़ोसी देश के साथ एवं द्विपक्षीय संबंधों के लिए चिंताएं बढ़ा देगा। और अंत में है चीन का प्रभाव। प्रधानमंत्री के विपरीत बांग्लादेश के विपक्षी दल मुख्यतः पाकिस्तान और चीन के समर्थक हैं। खबर के अंत में भारत बांग्लादेश संबंधों का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बाद है सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन। अवैध ड्रग एवं मानव तस्करी, जाली मुद्रा आदि से निपटने के लिए भी दोनों देशों के मध्य संबंधों का ठीक होना जरूरी है। तीसरा है बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना। उदाहरण के लिए हाल ही में अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया है। और अंत में क्षेत्रीय सहयोग। दोनों देशों के बीच सार्क, बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल मोटर वाहन समझौता जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के जरिए क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। मूलतः तेल क्षेत्रों यानी ऑयल फील्ड्स, खदानों और खनिजों को खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम 1948 के तहत विनियमित किया जाता था। खदानों और खनिजों के विकास तथा विनियमन के लिए 1957 में खान और खनिज यानी विकास और विनियमन अधिनियम को लागू किया गया था। चलिए सबसे पहले इस विधेयक की मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला है खनिज तेल की परिभाषा के दायरे को बढ़ाना। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन को खनिज तेल में शामिल किया जाता है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कंडेंसेट, कोल बेड मीथेन, ऑयल शेल गैस आदि शामिल हैं। दूसरा है पेट्रोलियम पट्टे की अवधारणा को शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य खनिज तेलों के पूर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास, उत्पादन,
वाणिज्य योग्य बनाने, खनिज तेल को ले जाने या निपटान के उद्देश्य से पट्टा देने से है। आपको बता दें, पेट्रोलियम परिचालन यानी पेट्रोलियम ऑपरेशन को खनन परिचालन यानी माइनिंग ऑपरेशन से अलग किया गया है। प्रभावी तरीके से विवाद के समाधान हेतु प्रावधान किया गया है तथा अधिनियम के कई प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया है। चलिए अब इस संशोधन के महत्व भी जान लेते हैं। इससे ऊर्जा की पहुंच, सुरक्षा और वहनीयता सुनिश्चित होगी। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके आयात पर निर्भरता कम होगी। पूंजी और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और अन्वेषण की संभावना में वृद्धि होगी आदि। अगली पीढ़ी के स्वच्छ ईंधन के उपयोग के जरिए एनर्जी ट्रांजिशन सुनिश्चित होगा। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तैयार होगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत की संभावित भूतापीय ऊर्जा क्षमता 10,600 मेगावाट आंकी गई है। यह जानकारी लोकसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी में उत्पन्न और संग्रहित नवीकरणीय ऊष्मा ऊर्जा है। भूतापीय प्रौद्योगिकी के जरिए इस ऊर्जा या ऊष्मा का उपयोग हीटिंग और कूलिंग के लिए किया जा सकता है या इसे विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि यह आंतरिक ऊष्मा या थर्मल ऊर्जा वस्तुतः रेडियोधर्मी क्षय और पृथ्वी के निर्माण से होने वाली निरंतर ऊष्मा हानि से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा के लाभों की बात करें तो यह स्वच्छ और वहनीय नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके अलावा संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता पर इसका वर्ष पर्यंत उपयोग कर सकते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा के नुकसान क्या क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहला नुकसान है भूमि का धंसना। विद्युत उत्पादन संयंत्र के दूरस्थ होने के कारण ऊर्जा का परिवहन शुल्क अधिक होता है। इसके चलते पारा, आर्सेनिक, बोरॉन और एंटीमनी जैसे विषैले रसायनों से संदूषण बढ़ने का खतरा होता है। अन्य मुद्दों में उच्च पूंजी लागत, दूरस्थ स्थान के कारण तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्या आदि शामिल है। खबर के अंत में इस संबंध में भारत में किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम यानी RERTD शुरू किया गया है। MNRE द्वारा सरकारी या गैर लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% वित्तीय सहायता और उद्योग, स्टार्टअप आदि को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च यानी MAHIR शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्यात पर केंद्रित 100 बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इन क्लस्टर्स को अगले 5 वर्षों में कृषि आय बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बागवानी क्लस्टर्स और उसके लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये कुछ विशेष बागवानी फसलों हेतु एक क्षेत्रीय या भौगोलिक केंद्र होते हैं। बागवानी क्लस्टर्स के लाभों की बात करें तो ये फसल और कटाई के बाद के नुकसान को कम करता है तथा नवीन प्रौद्योगिकियों की सुविधा प्रदान करता है। ये वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में हितधारकों को सुविधा प्रदान करता है। यह उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, विपणन और निर्यात में विशेषज्ञता प्रदान करता है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि भारत में बागवानी की स्थिति क्या है। बागवानी का कृषि जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धन में लगभग 33% का योगदान है। फल एवं सब्जी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में 2022-23 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 355.48 मिलियन टन था। बागवानी क्षेत्र में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1% है। भारत में बागवानी क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और रूट स्टॉक की कमी, बागवानी फसलों में बार बार कीट लगने की समस्या, जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादकता और समग्र वित्तीय व्यवहार्यता को नुकसान आदि। खबर के अंत में सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करना है। दूसरा है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी CHAMAN। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने के लिए की गई है ताकि बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादन का आकलन किया जा सके।
और आखिरी है पूंजी निवेश सब्सिडी योजना। यह योजना बागवानी उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज या भंडार के निर्माण या विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अनुच्छेद 370 और 35A के निरसन के 5 साल पूरे हुए। इन अनुच्छेदों का निरसन 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 प्रख्यापित करके किया गया था। इसके जरिए भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य पर किया गया था। अनुच्छेद 370 की बात करें तो इसके प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक था। अनुच्छेद 35A की बात करें तो यह अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। इसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों, उनके विशिष्ट अधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी। इसके अलावा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरसन की सरकार की कार्रवाई को वैध ठहराया था। आइए अब निरसन से क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लेते हैं। आतंकवाद एवं हिंसा में कमी हुई है। 2018 में अनुमानित घुसपैठ 143 से घटकर 2022 में यह 14 रह गई है। इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2018 में 228 थी, जो 2022 में घटकर 125 रह गई है। इसके साथ ही 2018 में 91 सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं हुई, जो 2022 में घटकर 32 रह गई है। दूसरा प्रभाव है अनन्य संपत्ति अधिकारों की समाप्ति। इस कदम ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए नए भूमि कानूनों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की है। इसके अलावा स्थानीय सरकार के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन लागू होने से स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला है। गौरतलब है कि निरसन के बाद आयोजित पहले चुनाव में प्रखंड विकास परिषद में 98.3% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही वर्तमान में कोई अलग प्रतीक या कानून नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का खुद का ध्वज, संविधान और अपनी दंड संहिता यानी रणबीर दंड संहिता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण यानी DMRR में प्रौद्योगिकी की भूमिका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, मशीन लर्निंग ML और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर आधारित भूस्थानिक यानी जियोस्पैटियल तकनीक में काफी प्रगति हुई है। हाल ही में इस प्रगति का व्यापक रूप से आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण यानी DMRR में उपयोग किया गया है। चलिए सबसे पहले आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण में प्रौद्योगिकियों का उपयोग जानते हैं। पहला है आपदा का पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी प्रणाली। इसमें रिमोट सेंसिंग, मशीन लर्निंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS या ड्रोन का उपयोग डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करने के लिए किया जा सकता है। AI का उपयोग आमतौर पर डीप लर्निंग के जरिए डिजास्टर मॉडलिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गूगल डिजास्टर अलर्ट। दूसरा है इवेंट सिमुलेशन। इसका उद्देश्य लोगों को तैयार और प्रशिक्षित करना है। इवेंट सिमुलेशन के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और वर्चुअल रियलिटी यानी VR जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल लर्निंग हब फिलीपींस। आपदा का पता लगाने की बात करें तो आपदाओं के दौरान सूचना और संचार के माध्यम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। उदाहरण के लिए X यानी पूर्ववर्ती ट्विटर के जरिए भूकंप की सूचना। खोज और बचाव भी एक उपयोग है। इसमें आपदा में फंसे जरूरतमंद लोगों का पता लगाने में सैटेलाइट इमेजरी या सोशल मीडिया पोस्ट काफी महत्वपूर्ण स्रोत होता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा सामग्री की डिलीवरी और सहायता पहुंचाने आदि के लिए ड्रोन का उपयोग करना। आपातकालीन संचार की बात करें तो इसमें आपदाओं के दौरान प्रबंधन और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए AI संचालित चैटबॉट काफी प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के लिए WHO द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 चैटबॉट। प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि डिजिटल विभाजन, बाइस्ड AI, उच्च कार्यान्वयन लागत और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं इस संबंध में मुख्य में चुनौतियां हैं। अंत में उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है इसरो द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, जैसे फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन असम। दूसरा है इनसैट 3D उपग्रह। इसमें खोज और बचाव अभियान में मदद मिलेगी। अगला है जेमिनी
डिवाइस इसे समुद्र में मछुआरों को आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। वेब आधारित प्लेटफॉर्म सतर्क यानी SATARK की बात करें तो इसे उड़ीसा राज्य आपदा न्यूनीकरण प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। और अंत में है कनेक्टिंग बिजनेस पहल यानी CBI। यह UNDP और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA की एक संयुक्त पहल है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं सिद्धू मुर्मू और उनके भाई कान्हू मुर्मू। आपको बता दें, सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल जनजाति के महान नेता थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आइए जानते हैं उनके योगदान के बारे में। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में चांद और बैरब के साथ साथ सिद्धू और कान्हू ने भी नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का उद्देश्य था दमनकारी दिक्कुओं यानी बाहरी लोगों जैसे कि अंग्रेज, साहूकार आदि से संथाल क्षेत्र को मुक्त करवाना। इस विद्रोह ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ संथाल समुदाय की आवाज को बुलंद किया और पूरे देश में एक नई क्रांति की लहर दौड़ा दी। संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संथालों की भूमि को बाहरी समुदायों के लोगों द्वारा खरीदने या हड़पने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कानून संथाल समुदाय के अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। झारखंड में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से हम उनके साहस, वीरता और पराक्रम की सराहना करते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित व्यय से संबंधित बकाया अनुदान की मांगों को पारित कर दिया है। अनुदान की मांग यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स के जरिए लोकसभा में संचित निधि से व्यय की मंजूरी ली जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत पेश किए जाते हैं। वायुसेना ने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने को मंजूरी प्रदान की। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR श्रेणी है। इसका निर्माण लड़ाकू विमानों पर इंस्टॉल करने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण से संबंधित गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPA 2020-21 में 4.77% से घटकर 2023-24 में 3.4% रह गई है। मुद्रा से तात्पर्य माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। यह ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत दिए जाते हैं। सेबी ने धोखाधड़ी वाले लेन देन और फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड्स हेतु मानदंड अधिसूचित किए हैं। सेबी के अनुसार फ्रंट रनिंग का तात्पर्य किसी बड़े ऑर्डर से पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने या ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए गैर सार्वजनिक सूचना के उपयोग से है। आघारकर अनुसंधान संस्थान ने भारत में मेथिलोकुमिस ओराइजी नामक स्वदेशी मिथेनोट्रोप्स प्रजाति का पता लगाया है। इसे मीथेन ईटिंग क्यूकम्बर नाम दिया गया है। CSIR ने ऐसी टिकाऊ बैटरी विकसित की है जो रिमोट स्थानों में 0 से कम तापमान वाली दशाओं में भी कार्य कर सकती है। यह बैटरी जिंक एयर बैटरी है। यह मेटल एयर बैटरी का एक प्रकार है। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार अब तक 50,000 से अधिक मंजूरियां प्रदान की जा चुकी हैं। परिवेश यानी PARIVESH प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब का संक्षिप्त रूप है। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी WCC का दर्जा दिया है। इससे शिल्पकारों को अपने कौशल एवं विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। श्रीनगर भारत की 4 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में से एक है। अन्य 3 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज हैं जयपुर, मामल्लापुरम और मैसूर। दुनिया भर में 60 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।